मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड है जिसमें एक बैटरी, एक स्विच, एक बल्ब और एक 3 लाख किलोमीटर लंबे वायर्स हैं। जितना डिस्टेंस लाइट एक सेकंड में ट्रेवल करती है, तो ये चांद तक के आधे रास्ते को कवर कर वापस आएंगे और फिर 1 मीटर रखे दूर बल्ब से कनेक्ट होंगे। अब सवाल ये है कि मेरे स्विच ऑन करने के बाद बल्ब को जलने में कितना समय लगेगा? आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1/c सेकंड या इनमें से कोई नहीं? हाँ, अब कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे वायर का रेजिस्टेंस 0 है वरना ये काम नहीं करेगा और बल्ब को स्विच ऑन करने के बाद इमीडिएटली ग्लो करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके बारे में सोचें और अपना आंसर कमेंट में डालें, जिसके बाद मैं जब आंसर बताऊं तो आप ये ना कह सकें कि ओह, ये तो मुझे पता था। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पहुंचती है आपके घर। एक बैटरी से अलग घर पर आने वाली बिजली डायरेक्ट नहीं, एसी फॉर्म में आती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वायर में अपनी जगह पर ही आगे पीछे हिलते रहते हैं। एक्चुअली वो कहीं जाते नहीं हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स खुद चलकर अपने साथ एनर्जी नहीं लाते, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर पर कैसे पहुंचती है? जब मैं इस विषय को पढ़ाता था तो मैं स्टूडेंट से कहता था कि ये जो पावर लाइन है वो प्लास्टिक ट्यूब की तरह है और जो उसके अंदर चेन है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। और पावर स्टेशन क्या करता है कि इस चैन यानी कि इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करता है 1 सेकंड में 60 बार। अब जब घर में आप अपना कोई डिवाइस लाइक अपना टोस्टर इस लाइन में अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को टोस्टर के थ्रू होकर जाना पड़ता है। जब पावर स्टेशन इन्हें आगे पीछे करता है, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फेस करते हैं और अपनी एनर्जी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे टोस्टर में हीट कन्वर्ट होता है और आपका ब्रेड हो जाता है रेडी। अब ये एक अच्छी कहानी है, समझाना आसान है और स्टूडेंट्स इससे संतुष्ट भी हो गए होंगे। बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये गलत है। अब पहली बात, यहां पर कोई एक सिंगल वायर पावर स्टेशन से आपके घर तक नहीं बिछाई जाती है। नो, उसमें फिजिकल गैप होते हैं, उसमें ब्रेक्स होते हैं लाइन में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, जहां वायर की एक कॉइल इस तरफ होती है तो वहीं पर दूसरी कॉइल उस तरफ होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी कॉइल पर जंप नहीं कर सकते। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पावर स्टेशन से आपके घर तक चलकर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स घर से वापस पावर स्टेशन आते हैं तो एनर्जी वापस क्यों नहीं आती है आपके घर से पावर स्टेशन? कहने का मतलब है कि अगर करंट 2 डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फिर एनर्जी एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रही है? ये वो झूठ है जो कि बिजली के बारे में आपको बताए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन खुद एनर्जी प्रोसेस करते हैं और फिर उनको एक वायर के थ्रू मूव कराकर एनर्जी बैटरी से पहुंचाई जाती है मशीन्स तक। मेरा ये दावा है कि ये सब गलत है। तो फिर सही क्या है? 1870 और 80 के दशक में यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ ने एक बड़ी छलांग मारी। इस समय एक स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने साबित किया कि लाइटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। ये फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है और ये फेज में होती है। मतलब जब एक फील्ड की वैल्यू मैक्स होती है तो दूसरे की भी मैक्स होती है। इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए 4 इक्वेशंस भी लिखी थी, जिन्हें आज हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फिर 1833 में मैक्सवेल के एक फॉर्मर स्टूडेंट जेम्स हेनरी पॉइंटिंग कॉन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगा अगर एनर्जी यूनिवर्स के हर छोटे से हिस्से में कंजर्व रहती है तो हम उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के पाथ का पता लगा सकते हैं। अब आप सूरज से आने वाली रोशनी को ही देख लीजिए। उन 8 मिनट के दौरान जब लाइट स्पेस में होती है तो एनर्जी उन्हीं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है और वही फील्ड्स एनर्जी को आगे ट्रांसफर करती हैं। पॉइंटिंग ने एक इक्वेशन लिखी थी जो समझाता है कि एनर्जी फ्लक्स क्या है, से कितनी एनर्जी हर सेकेंड ट्रांसफर हो रही है उसे कैलकुलेट कर सके। इसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं और इसे एस से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला काफी सिंपल है कि एक कांस्टेंट 1/μ0 परमेबिलिटी ऑफ स्पेस टाइम्स E क्रॉस B। यहाँ E क्रॉस B इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है।
क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एक स्पेशल तरीका है दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का। इसमें आप उनके परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन के लिए अपनी उंगलियों को पहली फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं और फिर उन्हें दूसरी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा करने पर जिस डायरेक्शन में आपका थंब होता है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एनर्जी फ्लक्स मूव कर रही होती है। इससे हमें लाइट के बारे में ये पता चलता है कि लाइट में एनर्जी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, यानी कि लाइट के डायरेक्शन में ही एनर्जी ट्रेवल करती है। कहने का मतलब ये है कि लाइट अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक एनर्जी ट्रांसफर करती है। यही तो असली खेल है। पॉइंटिंग इक्वेशन सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है जहां भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स साथ में ट्रेवल करती हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसे कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर से। इसे आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सर्किट लेते हैं, एक बैटरी और एक लाइट बल्ब। बैटरी की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पर क्योंकि कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए एक रखी हुई बैटरी एनर्जी लूज नहीं करती। पर जब ये सर्किट में लगाई जाती है तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से पूरे सर्किट में फैल जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और कंडक्टर्स के कुछ हिस्सों पर ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं और जिससे वो हिस्से नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ हिस्सों से कम हो जाते हैं जिससे वो हिस्से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। इन सरफेस चार्ज से वायर के अंदर एक हल्की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी स्लो होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और इसे ही करंट कहते हैं। वैसे कन्वेंशनल करंट को इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है, पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करते हैं। सरफेस पर मौजूद चार्जेस कंडक्टर के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं और सरफेस के अंदर मौजूद करंट कंडक्टर के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब यहां अगर देखें तो सर्किट के आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, तो पॉइंटिंग थ्योरी के अनुसार यहां एनर्जी फ्लो होनी चाहिए और राइट हैंड थंब रूल की मदद से इसकी डायरेक्शन भी पता लगाई जा सकती है। बैटरी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से अंदर की ओर, तो यहां एनर्जी राइट की ओर जा रही है, बैटरी से बाहर। अगर आप गौर से देखेंगे तो एनर्जी बैटरी के चारों तरफ से निकल रही है, एनर्जी बाहर जा रही है बैटरी के चारों तरफ से फील्ड्स में। वायर्स में देखें तो उनमें भी थंब रूल से पता चलता है कि एनर्जी राइट की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल सही है दोनों वायर के लिए जो ऊपर और नीचे हैं, पर फिलामेंट पर पॉइंटिंग वेक्टर बल्ब के अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है, मतलब बल्ब को एनर्जी फील्ड्स के थ्रू मिल रही है। देखिए, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उन सबका रिजल्टेंट बल्ब के अंदर जाने वाली पाथ को ही पॉइंट कर रहा है। कई सारे पाथ होंगे पर हर केस में फील्ड्स ही एनर्जी ट्रांसफर कर रही होगी। लोगों को लगता है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है और फिर वो चलकर मशीन्स को एनर्जी देने चाहते हैं, जो गलत है। ज्यादातर लोगों को ये आइडिया कि एनर्जी कंडक्टर के खाली स्पेस यानी आसपास के खाली स्पेस के फील्ड के थ्रू ट्रांसफर होती है, ये बात उनको हजम नहीं होती है। अब यहाँ कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, जैसे कि भले ही इलेक्ट्रॉन्स दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, बैटरी से बल्ब और बल्ब से बैटरी तक, पर पॉइंटिंग वेक्टर से हमें पता चलता है कि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, बैटरी से बल्ब तक, और दूसरा कि एनर्जी ट्रांसफर होता है फील्ड से, ना कि इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में कितनी दूर तक जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो थोड़ा बहुत ही मूव करते हैं। क्या हो अगर हम बैटरी की जगह पर एक एसी करंट का सोर्स लगा दें? वेल, अब हर आधे सेकंड के बाद करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। इसका मतलब है हर आधे सेकंड के बाद फील्ड फ्लिप होती है, बिल्कुल सेम टाइम पर हर पॉइंट ऑफ टाइम पर पॉइंटिंग वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, सोर्स से बल्ब तक। इसलिए जो एसी एनालिसिस डीसी पर काम करता है वही एसी पर भी काम करता है। इसी से पता चलता है कि पावर स्टेशन से आपके घर तक एनर्जी कैसे फ्लो करती है। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मूव करते हैं। ये एनिमेशन थोड़ा एग्जैगरेटेड है,
पर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते हैं। वायर के बाहर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पावर स्टेशन से आपके घर तक ट्रेवल करती है। आप पॉइंटिंग वेक्टर की मदद से डायरेक्शन चेक कर सकते हैं जो एक ही डायरेक्शन में है। आप सोच सकते हैं कि ये तो बस एक पढ़ाई का मुद्दा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जा रही है या फील्ड्स के थ्रू, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात लोगों को तब पता चली जब उन्होंने टेलीग्राफ लाइंस के लिए समुद्र में वायर्स बिछाए। पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ लाइंस 1858 में बिछाई गई थी। वो बस 1 महीने तक चली, ज्यादा काम नहीं हुआ उससे। काफी सिग्नल्स ब्रेक हो जाते थे जब जाते थे। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस थे, बस 1-2 वर्ड्स पर मिनट सही से भेज पाते थे। उन्होंने पाया कि इतने दूर समुद्र के नीचे से सिग्नल भेजने पर पल्सेस डिस्टॉर्ट हो जाते थे, सिग्नल्स लंबे हो जाते थे, डॉट्स और डैशेस को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता था। इसके फेलियर के पीछे साइंटिस्ट में एक डिबेट चल रही थी। विलियम थॉमसन, जो बाद में केल्विन के नाम से जाने जाने लगे, उनका मानना था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्यूब में बहने वाले पानी की तरह एक से दूसरी जगह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेवेसाइड और फिट्जगेराल्ड का मानना था कि एनर्जी वायर के अराउंड फील्ड से होकर ट्रांसफर होती है, और बाद में जाकर यही बिलीव सही साबित हुआ। ट्यूब सबमरीन केबल को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देता। सेंट्रल कॉपर कंडक्टर एक इंसुलेटर से कोट किया जाता था और फिर एक आयरन शीट से कवर किया जाता। आयरन का काम सिर्फ केबल को मजबूत बनाना था, पर क्योंकि वो एक कंडक्टर होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के प्रोपोगेशन में रुकावट डालता था। वो लाइन का कैपेसिटेंस बढ़ा देता था। इसीलिए आजकल ज्यादातर पावर लाइंस ऊंची लगाई जाती हैं, क्योंकि गीली जमीन भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। यहाँ एयर, वायर और लैंड के बीच में एक इंसुलेटर का काम करती है। तो अब हमारे बड़े सर्किट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे स्विच ऑन करते ही बल्ब ठीक उसी वक्त ग्लो करने लगेगा, लगभग तुरंत, टेक्निकली 1/c सेकेंड में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। हाँ, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पूरे वायर जो एक लाइट ईयर लंबा है उसमें फैलने में कम से कम 1 सेकेंड लगेगा, तो स्विच ऑन करने पर बल्ब को जलने में 1 सेकेंड लगना चाहिए। पर आज हमने वीडियो में सीखा कि वायर के अंदर क्या होता है वो मायने नहीं रखता, वायर के बाहर फील्ड्स में जो होता है वो मायने रखता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस के थ्रू इस 1 मीटर दूर रखे बल्ब तक प्रोपोगेट करने में सिर्फ कुछ नैनो सेकेंड्स लेंगी, तो ये 1 मीटर बल्ब के जलने में मायने रखता है। अब हाँ, बल्ब को डायरेक्टली बैटरी का पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा, कुछ फ्रैक्शन वोल्टेज ही मिलेगा जो बल्ब और वायर दोनों के इम्पीडेंस पर डिपेंड करेगा। मैंने कुछ एक्सपर्ट से इस सवाल को पूछा और मुझे मिक्स्ड आंसर्स मिले, पर आखिर में हम सब इन पॉइंट्स पर एक मत हो गए। उनके एनालिसिस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं अगर आप इस सेटअप को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो। मुझे लगता है कि कई लोग इस एक्सप्लेनेशन को सच नहीं मानेंगे। ऐसा हुआ तो हम जरूर कुछ वायर और बेस्ट रिसोर्सेज के साथ डेजर्ट में एक फुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हाँ, लोग इसे नहीं करेंगे, पक्का तुम्हें इसका सबूत देना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा, सही है। मुझे लगता है ये काफी क्रेजी है। ये उन चीजों में से है जिसे हर रोज हर कोई इस्तेमाल करता है, पर कोई इसके बारे में सोचता नहीं है, और जो करता है उसे सही नहीं पता। पावर लाइंस के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके घर तक बिजली पहुंचाती हैं।